नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें 19वीं सदी के भारत में ले जाएगा। ये वो दौर था जब कुछ बहुत ही साहसी लोगों ने सदियों से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आइए जानते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जो रीति रिवाज, जो परंपराएं सदियों से समाज की रग रग में बस चुकी हों, उन्हें बदलना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक जबरदस्त चुनौती थी जिससे उस दौर के सुधारक सीधे सीधे टकराए। तो माहौल कैसा था उस वक्त? 19वीं सदी का भारत सती प्रथा, बाल विवाह और एक बेहद कठोर जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। पर कहते ना, अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाती है। और बस इसी अंधेरे में बदलाव की एक छोटी सी चिंगारी भड़की, जो देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन की आग बन गई। और पता है, इस बदलाव की मशाल सबसे पहले किसके लिए जली? महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के लिए। समाज को बदलने की इस लड़ाई का ये पहला और सबसे जरूरी मोर्चा था। और इस मोर्चे पर एक के बाद एक कई बड़ी कानूनी जीतें मिली। साल 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया। फिर 1856 में विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक मिला। और 1891 में आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। देखिए, ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी सोच को बदलने की तरफ बढ़ाए गए कदम थे, एक नए समाज की नींव थे। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून बने कैसे? असल में ये कोई एक तरफा कोशिश नहीं थी। ये भारतीय समाज सुधारकों और कुछ ब्रिटिश प्रशासकों के बीच बने एक बहुत जरूरी तालमेल का नतीजा थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत करवाया, तो वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जबरदस्त प्रयासों ने लॉर्ड डलहौजी को विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास करने पर मजबूर कर दिया। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, 12, ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। बीएम मालाबारी जैसे सुधारकों की जिद और लगन का ही नतीजा था कि 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर कानूनी रोक लगा दी। उस समय के हिसाब से सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी, कितना साहसी कदम था। तो एक मोर्चा तो था महिलाओं के हक का, लेकिन एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जानी बाकी थी, और वो थी सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के खिलाफ। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जिसकी जड़ें समाज में बहुत बहुत गहरी थीं। अब ये व्यवस्था थी क्या? असल में ये चातुर्वर्ण सिस्टम पर टिकी थी। मतलब एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां जन्म लेते ही ये तय हो जाता था कि कोई क्या काम करेगा, समाज में उसका दर्जा क्या होगा, उसकी इज्जत कितनी होगी। सुधारकों ने इसी भेदभाव वाली सोच को सीधी चुनौती दी। और इस चुनौती की आवाज किसी एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे देश के कोने कोने से गूंजी। महाराष्ट्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पानी के अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह किया, तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाकर बराबरी का बिगुल फूंका। दक्षिण में पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन चला, और देश भर में दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलाने के लिए संघर्ष हुए। ये सब जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाइयां थीं। तो इन सारी लड़ाइयों में, इन सारे सुधारों के पीछे एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार काम कर रहा था। वो था एजुकेशन, यानी शिक्षा। सुधारक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर समाज को सच में जगाना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही होकर जाता है। लेकिन यहां भी एक पेंच था। भारत में शिक्षा हो तो कैसी हो, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने थीं। एक तरफ थी मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मानना था कि बस कुछ ऊंचे तबके के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ा दो, ज्ञान अपने आप छन छन कर नीचे तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ था 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि प्राइमरी शिक्षा तो स्थानीय भाषाओं में ही होनी चाहिए। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो सुधार का दौर था, ये सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को हटाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो विचारों का, फिलॉसफी का और धर्म का एक संगम बन गया था। और इसी संगम से कई तरह के नए नए आंदोलन और संस्थाएं पैदा हुईं। और यहाँ विचारों की विविधता देखिए। ब्रह्म समाज ने एक ईश्वर की बात की और मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो आर्य समाज ने कहा कि वेद ही सर्वोच्च हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ने भी भारत में अपनी जगह बनाई, और अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के लिए मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन की वकालत की।
और इन्हीं में से आर्य समाज का तो एक ही नारा था, एक ही मूल मंत्र, स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ, वेदों की ओर लौटो। ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ था, जो भारत का भविष्य उसके प्राचीन ज्ञान में देखते थे। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये आंदोलन मोटे तौर पर दो तरह के थे, रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी और रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी। अब फर्क क्या था दोनों में? देखिए, ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी आंदोलन समाज से बुराइयों को निकालकर नए मॉडर्न विचारों को अपनाना चाहते थे। वहीं आर्य समाज जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहते थे कि हमें अपनी जड़ों की ओर, अपनी पुरानी शुद्ध परंपराओं की ओर लौटना होगा। तो सवाल ये है कि इन सारे आंदोलनों का, इन सारी बहसों का आखिर नतीजा क्या निकला? आज के भारत पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए इसी को समझते हैं। अगर हम देखें तो इन सुधारकों ने आज के आधुनिक भारत की 3 बहुत मजबूत नींव रखीं। पहली, उन्होंने हर इंसान की अपनी गरिमा और इज्जत के विचार को स्थापित किया। इस सोच को तोड़ा कि जन्म से कोई बड़ा या छोटा होता है। दूसरी, उन्होंने स्त्री पुरुष और सामाजिक बराबरी की जमीन तैयार की। और तीसरी, उन्होंने न्याय और आज़ादी जैसे उसूलों को बढ़ावा देकर एक न्यायपूर्ण संविधान का रास्ता साफ किया। तो देखिए, 19वीं सदी के सुधारकों ने अपने वक्त की जंग लड़ी और उन्होंने अपना काम किया। और ये बात आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि हमारे समय के, आज के दौर के सबसे ज़रूरी सामाजिक सुधार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।